चलिए नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीवीएफटी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें मैंने आपको 100+ क्वेश्चन कराए हैं। आज ये जो आपकी क्लास रहेगी ये रहेगी 50 मिनट की, ठीक है। तो इसमें मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाले हैं, 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करके एक साथ मर्ज कर दिए हैं। तो आज आपको सारे क्लास पूरी आपको ज्वाइन करनी है, जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर करवा रखा जो बहुत आईएमपी हैं और 1-2 प्रैक्टिस सेट भी इसमें मर्ज कर रखे। तो वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितने नंबर आए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पीवीएफटी के आपके लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 6000 टॉप एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो लास्ट टाइम पर आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो एग्ज़ाम देने कैसे जाओगे, है ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने पढ़ना है। तो देखो आपको पीवीएफटी के नोट्स मिल रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है 149 में आपको क्या क्या मिल रहे हैं। 149 में आपको मिल रहे हैं 6000 टॉप एमसीक्यूज़, 2015 से 2019 तक का ओल्ड पेपर पीवीएफटी का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये सारा मटेरियल मिल रहा है आपको 149 में। तो अगर इसका डेमो देखना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर, ठीक है। और हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो भी यही नंबर है, ठीक है। अगर फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 और लिख देना पीवीएफटी या डेमो, ठीक है। चलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आपको आज से बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइव क्लास भी आज कल से चालू हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जो आपकी क्लास नंबर 27 है, जिसमें हम करेंगे 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि किसने मेडल की सफलता में योगदान दिया था। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसने मेडल की सफलता में योगदान दिया था, बताइए। वेरी वेरी गुड। तो मेंडल की सफलता में योगदान दिया था डाटा का गुणवत्ता विश्लेषण नहीं, विभिन्न अनुवांशिक विशेषकों का अध्ययन नहीं, उनके जीव विज्ञान की जानकारी नहीं। मेंडल ने की सफलता में योगदान दिया था एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन करना। क्या करना? एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन करना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हेप्लोइड्स मतलब अगुणित दोनों अप्रभावी व प्रभावी। क्या? दोनों अप्रभावी, अगुणित दोनों अप्रभावी व प्रभावी उत्परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, क्यों? हेप्लोइड्स जो होते हैं वो अप्रभावी व प्रभावी दोनों उत्परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, क्यों? बताइए। क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीन के कई एलील होते नहीं, प्रत्येक जीन के 2 एलील होते नहीं, प्रत्येक जीन के लिए एक एलील होता है। ऑप्शन सी वाले पर हम चले जाएंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परिवार में 5 लड़कियां हैं। क्या है? एक परिवार में 5 लड़कियां हैं, छठे बच्चे के लड़के होने की कितनी संभावनाएं हो जाएगी, बताइए। एक परिवार में 5 लड़कियां हैं, छठे बच्चे के होने की क्या संभावना? वेरी गुड, 50%। कितनी? 50%। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन सामान्यतः कैसे होंगे? कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन जो हैं सामान्यतः कैसे होंगे? प्रेरित, स्वत, घातक या अप्रभावकारी घातक? वेरी गुड। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन जो होते हैं वो सामान्यतः प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए वाले पर हम बिल्कुल चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में द्विगुणन गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्यों में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46, 44, 42 या 48? जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके
ऐड हो जाना। 9753749986 पर। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संलग्न जीन, क्या दो संलग्न जीन ए तथा बी 20% पुनर्संयोजन दर्शाते हैं। प्लस प्लस बटा प्लस प्लस इंटू ए बी बटा ए बी के द्विसंकरण से बने संकरों से उत्पन्न युग्म में अनुपात जो होगा वो क्या होगा? प्लस प्लस 80 ए बी 20, प्लस प्लस 50 ए बी 50, प्लस प्लस 40 ए बी 40, प्लस ए 10 या बी 10, या प्लस प्लस 30 ए बी 30, प्लस ए 20 या बी 20। वेरी वेरी गुड। तो दो संलग्न जीन जो होते हैं वो आ जाएंगे प्लस प्लस 40, ए बी 40, ए 10 और बी 10। ऑप्शन सी वाले पर हम चले जाएंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 7वें नंबर का, टिट्रेकल विकसित की गई हैं, टिट्रेकल विकसित की गई हैं अतः अंतर्देशीय संकरण द्वारा। टिट्रिकेल विकसित की गई हैं अंतर्देशीय संकरण के द्वारा। गेहूं और राई का, गेहूं और चावल का, चावल और मक्का के बीच, या गेहूं तथा एइजिलोप्स के बीच। तो टिट्रेकल, एक तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गेहूं का वानस्पति नाम होता है टिट्रिकम एसिटम। तो ये चावल और मक्का तो आएगा नहीं, ये गेहूं और ये गेहूं। ठीक है, तो टिट्रिकल विकसित की गई हैं अंतर्देशीय संकरण के द्वारा, तो वो है गेहूं और राई, गेहूं और राई। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। जब एक मक्का के एल्बिनो मादा पौधे को हरे नर पौधे में संकरण कराया जाता है तब अगली पीढ़ी के सभी पौधे एलिबो होते हैं। क्यों? जब एक मक्के के एलिबनो मादा पौधे को हरे नर पौधे में संकरण कराया जाता है तो अगली पीढ़ी के सभी पौधे एलिबनो जो होते हैं क्यों होते हैं भाई बताइए। वेरी गुड कि सर मादा से प्राप्त लवक जो होते हैं ना, मादा से प्राप्त लवक जो होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टीटी के संकरण करता है संततियों के गुण जो होंगे कितने होंगे? बताइए। टीटी से संकरण करता है संततियों के गुण 50%, 75%, 25% या सभी प्रभावी। तो 50% अप्रभावी होंगे। क्या होंगे? 50% अप्रभावी होंगे। निम्न में से किसके कारण एबीओ रक्त समूह होता है? किसके कारण एबीओ रक्त समूह होगा? बहुकारी आनुवंशिकता, आंशिक प्रभाविता, बहुविकल्पता या प्रबलता। किसके कारण एबीओ रक्त समूह होता है? वेरी वेरी गुड। आंशिक प्रभाविता के कारण। किसके कारण एबीओ रक्त समूह होता है? तो आंशिक प्रभाविता के कारण। ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अप्रभावी एपिस्टेसिस। अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइड का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइड का अनुपात कितना होगा? 9:6:1। वेरी गुड। AABB एंड AABB संकरण का परिणाम क्या होगा? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए AABB में संकरण का परिणाम क्या होगा? 1 AABB हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हिस्टोने का ऑक्टोमर जो कि डीएनए से
संयुक्त होता है वो क्या बनता है? हिस्टोनों का ऑक्टोमर जो कि डीएनए से संयुक्त होता है क्या बनता है? हिस्टोने का ऑक्टोमर जो कि डीएनए से संयुक्त होता है वो क्या बनेगा? वो बनेगा न्यूक्लियोसोम बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा। ऑप्शन हम बी वाले पर बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। यदि पति पत्नी सामान्यतः दृष्टि वाले हो तथा उनके अपने अपने पिता वर्णांध हो तो उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना है। बताइए। वेरी गुड। यदि पति पत्नी सामान्यतः दृष्टि वाले हो तथा उनके अपने अपने पिता वर्णांध थे तो उनकी पुत्री के वर्णांध होने की संभावना हो जाएगी 0%। कितनी हो जाएगी? 0%। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? वेरी मोस्ट, ये अभी हाल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका था। कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी? वेरी गुड। कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? 15 नंबर का डी वाला हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। पुरुषों में हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्यों? पुरुषों में हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्यों? वेरी गुड। पुरुषों में हीमोफीलिया इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि उसमें जो होते हैं अप्रभावी विशेषतः एक्स गुणसूत्र द्वारा लाए जाते हैं। किसके द्वारा? अप्रभावी जो होते हैं वो विशेषतः एक्स गुणसूत्र द्वारा लाए जाते हैं। बेटसन ने सहलग्नता व क्रॉसिंग ओवर के लिए संयुग्मन व प्रतिकर्षण नामक शब्दों का प्रयोग किया। प्रेतक के युग्म प्रकार का किसके क्रॉस और प्रतिकर्षण के साथ सही नाम लिखा हुआ है? वेरी गुड। वेटसन ने क्या किया? वेटसन ने सहलग्नता व क्रॉसिंग ओवर के लिए संयुग्मन व प्रतिकर्षण नामक शब्दों का प्रयोग किया। प्रेतक के युग्म प्रकार का इसके क्रॉस और प्रतिकर्षण के साथ जो सही नाम है ना वो AABB 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 AABB, ये चारों सही है। ऑप्शन डी पर आएंगे AABB AABB। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी वाला। इसमें बड़ा ए बड़ा बी छोटा ए छोटा बी बड़ा ए छोटा बी बड़ा ए, देखो ऑप्शन आ जाएगा बड़ा ए बड़ा बी छोटा ए छोटा बी बड़ा ए छोटा बी छोटा बी ए बड़ा बी। ये इसका क्रॉसिंग और प्रतिकर्षण का सही नाम है। वेरी गुड। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर बालक में लैंगिक पूरक जो होता है वो कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर बालक में लैंगिक पूरक जो होगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड, XY हो जाएगा, XY। अगले नंबर का क्वेश्चन, लाल एंटीरियम का संकरण सफेद से कराया जाता है तो RW गुलाबी होती है, यह किसका उदाहरण है? बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन।
बिल्कुल सही जवाब है बी वाला, आंशिक प्रभाविता का नियम हो जाएगा। किसका? आंशिक प्रभाविता का नियम हो जाएगा। वह एलील जो अन्य एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता वो क्या कहलाता है? बताइए। वह एलील जो अन्य एलील की उपस्थिति में अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पाता है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा अप्रभावी कहलाएगा। अप्रभावी। आंखों का नीला रंग आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है। आंखों का नीला रंग आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है। आंखों का भूरा रंग नीले रंग पर अप्रभावी लक्षण है। भूरी आंख वाला व्यक्ति जिसकी माता की आंखों का रंग नीला था, नीली आंख वाली महिला से शादी करेगा तो उसके बच्चे कैसे होंगे? बताइए। कि सर आंखों का नीला रंग आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है, तो वो हो जाएगा दोनों जो होंगे दोनों नीली व भूरी आंखों वाले 1:1 में होंगे। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्विसंकरित अवस्था है? द्विसंकरित अवस्था कौन सी होगी? बताइए। द्विसंकरित अवस्था कौन सी होगी? 22। वेरी गुड। TTRR द्विसंकरित अवस्था जो होती है TTRR ऑप्शन नंबर डी वाली हो जाएगी। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? एक क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेंडल का अंतिम नियम कौन सा था? मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था और मेंडल का अंतिम नियम कौन सा था? बताइए। वेरी गुड। कि सर मेंडल का लास्ट नियम था स्वतंत्र अपव्यू। क्या था? स्वतंत्र अपव्यू। किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडेलियन संकरण में कारक के विपर्यासी जोड़े क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन संकरण में कारकों के विपर्यासी जोड़े क्या कहलाते? वो कहलाएंगे एलिलोमार्फ। क्या कहलाएंगे? एलिलोमार्फ कहलाएंगे। वेरी वेरी गुड। बहुएलिल निम्न में से किसकी आनुवंशिकता का नियंत्रण करता है? बहुएलिल निम्न में से किसकी आनुवंशिकता का नियंत्रण करेगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुएलिल निम्न में से किसकी आनुवंशिकता का नियंत्रण करेंगे? तो वो जो नियंत्रण करेंगे रुधिर समूह का। किसका? रुधिर समूह का। ए रक्त वर्ग वाला पुरुष का विवाह AB रक्त वर्ग वाली महिला से होता है तो किस प्रकार की संतति यह इंगित करेगी कि पुरुष जो हैं वो विषम यौगिक हैं? बताइए। 27। वेरी वेरी गुड। डी वाला आ जाएगा बी। बी 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 बी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 28 नंबर का, कि एक वर्णांध लड़की मिलना मुश्किल है। एक वर्णांध लड़की मिलना मुश्किल है। वर्णांध लड़की तभी होगी जब क्या होगा?
उसकी माँ व नाना वर्णांध होंगे, उसके पिता व नाना वर्णांध होंगे, उसकी माँ वर्णांध और पिता सामान्य दृष्टि वाले होंगे, या माता पिता सामान्य दृष्टि तथा दादा दादी नाना नानी वर्णांध होंगे। वेरी गुड, बताइए। एक वर्णांध लड़की कितना मुश्किल है, वर्णांध लड़की तभी होगी जब उसके पिता और नाना वर्णांध होंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन, दो समरूप एलील युक्त जीव कौन से हैं? प्रभावी, संकर, विषम युग्मी या समयुग्मी? वेरी गुड, विषम युग में हो जाएंगे। मेडेलियम कारकों का पृथक्करण किस में होता है? लाइक शेयर कर देना रे। मेडेलियन कारक का पृथक्करण किस में होगा? एनाफेज फर्स्ट, सेकंड, डिप्लोटिन या मेटाफेज फर्स्ट? वेरी गुड, 30 नंबर का, वेरी गुड। मेडेलियन कारक का पृथक्करण जो होता है वो एनाफेज मतलब फर्स्ट अवस्था में होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि AABB और AABB के बीच क्रॉस में AABB के बीच F2 जीन रूप का अनुपात क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 31 नंबर का, वेरी गुड, 1:2:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबाता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह घटना जिसमें एक जीन का जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबाएगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रबलता, प्रभाविता, उत्परिवर्तन या इनमें से कोई भी नहीं? तो उसे हम कहेंगे प्रबलता, कहेंगे कि वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबाता है उसे हम कहेंगे प्रबलता, कहेंगे, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। एक एलील प्रभावी होता है यदि अभिव्यक्त किया जाए। एक एलील प्रभावी होता है यदि अभिव्यक्त किया जाए। वेरी गुड, एक एलील प्रभावी होगा यदि अभिव्यक्त अगर हम कर दें, अभिव्यक्त अगर कर दिया जाए तो दोनों समयुग्मी व विषम युग्मी अवस्थाओं में होंगे। एक O वर्ग वाला बच्चों के पिता का रक्त वर्ग B है, पिता का जीन रूप क्या होगा? वेरी गुड, डी वाला आ जाएगा। मनुष्य में 45 गुणसूत्र और एकल X 100 असामान्य कारण होती हैं डाउन सिंड्रोम में, क्लीफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में या एडवर्ड सिंड्रोम में? 35, वेरी गुड, सी वाला आ जाएगा, टर्नम सिंड्रोम। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं 36। डाउन सिंड्रोम का कारण है क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता, लिंग सहलग्नता या गुणसूत्र का डिसजंक्शन? वेरी गुड, डाउन सिंड्रोम का जो कारण होता है ना वो होता है गुणसूत्रों का डिसजंक्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि माता वर्णांध व पिता सामान्य हो तो उनके बच्चे, आप सभी को पता है कि माता वर्णांध होंगी और पिता सामान्य होंगे तो उनके बच्चे भी वर्णांध पुत्र व पुत्रिका सामान्यतः वाहक, ऑप्शन ए वाला। न्यूरोस्पोरा के 8 एस्कोस्पोर 2A 4A 4A व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। यह व्यवस्था क्या बताती है? क्रॉसिंग ओवर का ना होना, अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय पीढ़ी का विभाजन या प्रथम पीढ़ी का विभाजन? बताइए 38 नंबर का क्वेश्चन। बताइए।
न्यूरोस्पोरा के 8 स्कोरों पर 2A 4A 2A व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। यह व्यवस्था जो कहलाएगी, यह कहलाएगी द्वितीयक पीढ़ी विभाजन। अगला क्वेश्चन, जब एक विशेष गुण सिर्फ माता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो तो यह प्रतिनिधित्व जो करता है वो क्या करता है? 39 नंबर का, बहुलवक आनुवंशिकता का, कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता का, आंशिक प्रभाविता का, या मेंडेलियन केंद्र के आनुवंशिकता का। जब एक विशेष गुण सिर्फ माता में आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है ना, तो ये हमेशा कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता बताता है। मेंडल ने मटर में लक्षणों के 7 जोड़ों के लिए आनुवंशिकता का अध्ययन किया। यद्यपि 21 संभावित संयोजन हो सकते थे, यदि उनको यह बताया जाए कि बाद के अध्ययन में स्वतंत्र अपयोग का नियम नहीं देखा गया, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? बताइए। वेरी वेरी गुड, ये लीजिए 4 ऑप्शन। 40 नंबर का, वेरी वेरी गुड, बी वाला हो जाएगा। मेंडल ने सभी संयोजकता का अध्ययन नहीं किया होगा, ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो जाना है। 9753749986 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको डेली क्लास लिंक सब कुछ मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजाहिदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम में 1 से 2 से 4, 4 से 5 कितने भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज 50 बायोलॉजी के। आप पीवीएफटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवीएफटी और पीएनएसटी दोनों के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, और सभी एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, सार्कोमियर बीच का क्षेत्र है पेशी तंतु, वो ए पट्टियों के बीच में है, जेड पट्टियों के हैं, आई पट्टियों के हैं, या एच पट्टियों के बीच में है। सार्कोमियर बीच का जो क्षेत्र होता है जिसका पेशी तंतु होता है वो जो होता है, आप सभी को बताना है, बताएं। बिल्कुल सही, वो जो होता है आपके जेड पट्टियों के बीच में होता है। किसमें? जेड पट्टियों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिम्फोसाइट निम्न में से किस केशिरुकी से बनते हैं? लिम्फोसाइट जो बनते हैं वो तिल्ली से बनते हैं, अस्थि मज्जा से बनते हैं, यकृत से बनते हैं, या केशिरिकाओं से बनते हैं? लिम्फोसाइट्स किस केशिरिकाओं से बनते हैं? वेरी वेरी गुड, लिम्फोसाइट जो बनते हैं आपकी वो अस्थि मज्जा से आपके क्या बनते हैं? अस्थि मज्जा से आपके लिम्फोसाइट बनते हैं। अगला क्वेश्चन, हीस का बंडल। हीस का बंडल एक समूह है। हीस का जो बंडल है वो एक समूह है तंत्रिका तंतु का, गुच्छिकाओं का, संयोजी उत्तक का, या पेशीय तंतु का। क्वेश्चन पूछा है कि हीस का बंडल है वो किसका एक समूह है? वेरी वेरी गुड, वो जो आपका समूह है वो आपके पेशीय तंतु का समूह है, हीस का। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य प्रोटीन ये कार्य भी करते हैं। जो जीव द्रव्य प्रोटीन है वो और कौन सा कार्य करते हैं? पोषक क्रिया करना, फिजियोकेमिकल की क्रिया, वहन की क्रिया, या सभी आंसर सही है। वेरी वेरी गुड, जीव द्रव्य प्रोटीन जो कार्य करते हैं वो पोषण क्रिया का करते हैं, वहन क्रिया का करते हैं, फिजियोकेमिकल क्रिया का करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंडरा। क्या कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जामिनर पूछ चुका है। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ती है एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, एक तंत्रिका को एक पेशी से, एक पेशी को एक अस्थि से, या एक पेशी को एक पेशी से। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है? वेरी वेरी गुड, कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। क्या? एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से डेजिमोसोम किसका रूपांतरण है? और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। और जो भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, बिल्कुल फ्री ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा 9753749986 पर। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड। निम्न में से डेजमोसोम जो रूपांतरण है वो किसका रूपांतरण है? वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आया है, वो रूपांतरण है जीव द्रव्य कला का। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं? श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियां या ग्रंथ ग्रंथि। स्तनधारियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं? स्तनधारियां जो आपकी हैं वो श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होती है। किसमें? श्वेत ग्रंथियों में आपकी रूपांतरित होती। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग जो आवश्यक है वो 1000 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन की आवश्यक है, 500, 2900 या 2000। एक सामान्य मनुष्य के लिए जो आवश्यक है वो कितनी कैलोरी प्रतिदिन के लिए आवश्यक? प्रतिदिन का पूछा है। वेरी गुड, 2900 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन एक सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। और औसत मनुष्य को जीवित रहने के लिए 1700 किलो कैलोरी। अगर औसत मनुष्य पूछे तो आपको 1700 कैलोरी, और एक सामान्य मनुष्य है तो आपको 2900 किलो कैलोरी। देखो, मनुष्य को होती है 2900 किलो कैलोरी, और एक महिला को जो होती है महिला शक्ति नारी, उनको मात्र 1450 किलो कैलोरी की ऊर्जा की ही आवश्यकता होती। कहाँ 1450, कहाँ 2900, डबल। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए हैं, ठीक उसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, एंट्रोकाइजन ट्रिप्सिनोम के लिए है, पित्तरस वसाओं के लिए है, या ग्लूकेगान ग्लाइकोस के लिए। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है पेप्सिन के लिए होता है, पेप्सिनोजेन के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार वेरी वेरी गुड, ठीक उसी प्रकार एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन के लिए भी होता है। ठीक है, एंट्रोक्राइम का जो होता है ट्रिप्सिनोजेन के लिए होता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो जो होता है जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय या छोटी आंत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है आपके यकृत के द्वारा होता है। निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? जीव द्रव्य सीरम को, अलिंद निलय मोड़ पेसमेकर को, श्वेताणु लसीकाणु को, या माइट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को। किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं? वेरी वेरी गुड, ये करते हैं माइट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को, बाइकस्पिड वाल्व। बिल्कुल सही जवाब आ गया है इसका, डी वाला। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर पर मूव कर लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो अवशेषण होता है, सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो अवशेषण होता है वो बोमेन्स संपुटन में होता है, हेनले के लूप में होता है, दूरस्थ संवालित में होता है, या समीपस्थ संवलित नलिका में होता है। सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो संश्लेषण होता है ना, वो आप सभी को पता है समीपस्थ और संवलित नलिका में होता है, डी वाला। बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वो रक्त प्रोटीन रहित
रक्त प्लाज्मा में होता है, ग्लाइकोजेन और जल में होता है, यूरिया ग्लाइकोजेन और जल तीनों में होता है, या खाली खाली यूरिया में होता है। बोमेन्स कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है ना, वो किस में होता है? बिल्कुल सही जवाब है, वो जो होता है आपके रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा में होता है। रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा में होता है। मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाओं को आप क्या कहते हो? मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं इपेनडाइमल कोशिका। मस्तिष्क की गुहाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं जो कहलाती हैं इपेनडाइमल कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आएंगे। निम्न में से कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती है? कार्पस फाइब्रोसम, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम या कार्पस स्ट्राइडम? वेरी गुड। तो निम्न में से ऐसी कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाती हैं? जो वो पाई जाती हैं आप सभी को पता है, वो कार्पस कैलोसम के रूप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, माइलिन परत जो ढकती हैं, माइलिन परत जो ढकती हैं वो पेशी तंतु को ढकती हैं, तंत्रिका तंतु को ढकती हैं, कोलेजन तंतु को ढकती हैं या कंडरा को ढकती हैं? माइलिन परत ढकती हैं। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, वो जो ढकती हैं तंत्रिका तंतु को ढकती है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ग्रुप में, है ना। आपकी सभी क्लासें डेली चल रही है सुबह 8 बजे। जो भी जुड़ना चाहता है इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपकी 9 बजे क्लास आती है, 3 बजे क्लास आती है, 5 बजे क्लास आती है, 9 बजे क्लास आती है ना। सारी क्लासें आपकी अच्छे से चल रही हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्गीकी आधारित इकाई क्या है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गीकी आधारित इकाई जो है वंश, जाति, गण या वर्ग? बिल्कुल सही, वर्गीकी की आधारित इकाई जो होती हैं वो होती हैं आपकी जाति होती हैं। जाति वर्गीकी की क्या है? आधारभूत इकाई हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि जाति शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो जाति शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जॉन रे। रेडियल, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेडियल विदलन पाया जाता है, रेडियल विदलन जो पाया जाता है ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है, एनिलिडिड्स में पाया जाता है, सिलेंट्रल्स में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में पाया जाता है? रेडियल विदलन किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही, रेडियल विडनल जो पाया जाता है सिलेंट्रेस में पाया जाता है। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है माप, आकार, गमन या केंद्र की संख्या? बताएं। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है वो होता है आपका गमन करना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम क्या है? क्या अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम बताना है? क्लाइनल बदलाव, सूक्ष्म उद्द विकास, दीर्घ उद्द विकास या स्पेशियस? वेरी वेरी गुड आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो चुका है कि अडेप्टिव उद्द विकास का दूसरा नाम जो होगा दीर्घ उद्द विकास हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। क्या हो जाएगा? दीर्घ उद्द विकास। मानव रक्त समूह का उदाहरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव रक्त समूह का उदाहरण जो हो जाएगा ग्रेडुअल्मिन का, क्वालिन का, ग्रेडियंट्स ऑफ डिप्लाइडी का या पॉलीमॉर्फिज्म का? मानव रक्त समूह का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, ए, बी, ए बी और ओ। इसलिए मनुष्य का रक्त समूह पॉलीमॉर्फिज्म का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा कारक जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करता है? मनोवैज्ञानिक कारक, भौगोलिक कारक, समाज आर्थिक कारक, डेमोग्राफिक कारक? वेरी वेरी गुड, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन, मीसोलेसिथल अंडे में विदलन जो होता है, मीसोलेथिलस अंडे में विदलन जो होता है मीरोब्लास्टिक में होता है,
असमान पूर्ण भंजी में होता है, समान पूर्ण भंजी में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? मीसेलेट शीतल अंडे में विदलन जो होता है वो होता है इनमें से किसी में भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रोटोजोआ से, ये क्वेश्चन तो आप जरूर लिख लेना, आपकी पीवीएफटी में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा कि काला अजार रोग किससे होता है। काला अजार रोग किससे होता है, ये क्वेश्चन तो आपके जरूर आएगा। पीएनएसटी वाले भी ध्यान रखें, पीवीएफटी वाले भी ध्यान रखें। तो काला अजार रोग जो होता है वो लिशमानिया के कारण होता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, उत्तक के अध्ययन को, ये भी आप सभी को पता है, उत्तक के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? औतिकी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, किसके अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं, है ना। तो उत्तक के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। वर्गीकी में फाइनल शब्द जो दिया था, फाइलम, वर्गीकी है, वर्गीकी शब्द किसने दिया था ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। तो वर्गीकी में फाइनल शब्द जो दिया था, फाइलम शब्द, वो दिया था किसने? वो दिया था जी.एल. कुवियर ने। क्या? जी.एल. कुवियर ने वर्गीकी शब्द दिया था। और कब दिया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना, सॉरी सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1955 में हुई थी। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने आपको गलत बता दिया। वर्गीकी में फाइलम शब्द जो दिया था वो है ना, इसने नहीं दिया था, वो अरस्तु ने दिया था। अर्नेस्ट हिकल एक प्रमुख जर्मन जीवन शासित है जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक शब्द जिससे रंग डी वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो आ जाएगा, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेबरिन रोग किससे संबंधित है? पेबरिन रोग किससे संबंधित है? वेरी गुड। पेबरिन रोग जो संबंधित है रेशम कीट, रेशम का रुमाल वाला रेशम कीट से क्या संबंधित है? पेबरिन। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती हैं, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती हैं, आर्केंट्रान होती हैं, गैस्ट्रोलिन होती है, प्रिमेटिव गट होती हैं, या सरकारी अंश? बताएं, गैस्ट्रुलेशन के समय निर्मित गुहा जो होती है वो कौन सी होती है? वेरी गुड, वो होती हैं आपकी आर्केंड्रान होती। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल सही, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ हुआ था। उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले किसने उगाया? उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले जो उगाया था आप सभी को पता है, रास भाई साहब आ गए थे क्या? हैरिसन, मैक्सिमोन, कोरेल, यूनिक बेल। बिल्कुल सही, रास भाई साहब आ गए थे। इनका पूरा नाम है हैरिसन। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तक संवर्धन द्वारा कृत्रिम त्वचा सबसे पहले किसने दिया था? हैरिसन। और कभी हैरिसन नहीं आए तो रास ग्रेनविल हैरिसन पूरा नाम इसका। क्या नाम है? रास ग्रेनविल हैरिसन। अगर आपके सामने हैरिसन ना दिया हो और रास ग्रेनविल दिया हो तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है रास ग्रेनविल हैरिसन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, ये मैंने आपको कितनी बार करा चुका हूँ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे और 1859 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिया, टॉप क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके नंबर कितने आए। और जो हमसे जुड़ना चाहता है बिल्कुल दिए हुए नंबर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।